बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 22 जून और पाकिस्तान में इतवार की शाम। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग पर। आपको अब तक ये तो मालूम हो चुका कि जो पिछली रात गुजरी उसमें अमेरिका ने ईरान पर अपने B-2 बॉम्बर्स जहाज़ों के साथ जो दुनिया का सबसे बड़ा वजनी और ख़तरनाक बम, जिसे 57 कहता है अमेरिका, उसको गिरा दिया। और ये एक नहीं कई बम गिराए और ये दावा किया कि ईरान की 3 जो सबसे अहम न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी उनको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। ये तो अमेरिका का एक्शन था, अमेरिका का ऐलान था, एक्शन था और उसके बाद दावा था। अब चल रहा है ईरान अपनी चाल। ईरान ने ऐसी चाल चलने का फैसला किया है जिससे पूरी दुनिया के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। ना सिर्फ अमेरिका और इसराइल के लिए बल्कि फ्रांस, जर्मनी और बाकी मांदा पूरी दुनिया, शायद चीन, बाकी दुनिया के लिए भी इसमें बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। अब ईरानी जो पार्लियामेंट है उन्होंने वोटिंग की है कि हम आबनाए हरमज़, स्ट्रेट्स ऑफ हरमज़ जो है उनको उसको बंद कर देंगे। ये आबनाए हरमज़ क्या है पहले समझ लीजिए। ये एक समंदर की तंग पट्टी है। गालिबन ये 21 मील चौड़ी है। अच्छा, जब मैं मील कहता हूँ, कई दफ़ा अमेरिका में मील चलते हैं और पाकिस्तान में हम किलोमीटर्स को करते हैं, तो आप कई दफ़ा, पिछली दफ़ा मैं ईरान का जो रकबा था वो भी मीलों में बता रहा था। कुछ दोस्तों ने समझा कि मैं किलोमीटर्स में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो समंदर की पट्टी है ओमान और ईरान के दरमियान, हम आपको तस्वीर पर दिखा रहे हैं, ये वो स्ट्रेट्स ऑफ हरमज़ या आबनाए हरमज़ इसको कहते हैं। ये वो पट्टी है जिसमें एक तरफ ओमान है, दूसरी तरफ ईरान है और दरमियान में फासला है तकरीबन 21 मील, जो कि 39 किलोमीटर बनते हैं। मतलब बहुत थोड़ा फासला है, बहुत ही चौड़ी, कम चौड़ी पट्टी है ये समंदर की। यहाँ से दुनिया का तकरीबन 20% जो तेल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वो गुजरती हैं और 25% जो लिक्विड गैस है वो गुजरती है। और दुनिया का तो 20% पेट्रोलियम प्रोडक्ट इसमें से गुजरती है और 25% गैस, लेकिन जो एशियन मार्केट्स हैं उसका 76%, 76% जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और गैस है वो यहाँ से गुजरती है। तो एक बड़ा पोर्शन अब एशियन मार्केट में आप समझ लीजिए, जापान भी आएगा उसमें, चाइना भी आएगा, इंडिया भी आएगा, और जाहिर है जो कुछ इस मार्केट में होगा वो पूरी दुनिया पर उसके असरात होंगे। और ऑलरेडी आपको हमने एक पिछले व्लॉग में बता दिया था कि झट से 12% तेल की कीमत बढ़ गई थी। अब तक हम जब बात कर रहे हैं तो शायद वो तेल की कीमत और भी बढ़ जाए। और अभी तो ईरानी पार्लियामेंट ने इसके ऊपर वोटिंग की है कि इसको बंद कर देना चाहिए। अभी उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी कौंसल है या उनकी जो टीम है नेशनल सिक्योरिटी की, वो इस पर हतमी फैसला करेगी। उनके जो सुप्रीम लीडर हैं खामेनाई साहब वगैरह, वो इसके ऊपर हतमी फैसला देंगे। और अगर जो कि लग रहा है कि ईरान अब आबनाए हरमज़ को बंद कर देगा, तो आप ये सोचिए कि पूरी दुनिया का 20% वर्ल्ड ऑयल और 25% LNG जो लिक्विड गैस है वो इस रास्ते से बंद हो जाएगी। प्राइसेस कितना ज़्यादा ऊपर जाएंगी ये मेरा ख्याल मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और इससे जो पूरी मगरबी दुनिया है और चाइना, इंडिया, तमाम कंट्रीज़ के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा वो भी मेरा ख्याल है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इस जंग का अगर ईरान ने आबनाए हरमज़ को बंद किया तो फिर इस पूरी जंग का दारोमदार इसके ऊपर होगा, क्योंकि जो फ्रांस है, बरतानिया है, अमेरिका है, किसी हद तक सऊदी अरब और दूसरे मुल्क भी इसको हर सूरत खिलवाना चाहेंगे। और खिलवाने के लिए वो फिर ईरान के बंद करने वाले जो ठिकाने होंगे उन पर बमबारी करेंगे। ईरान ने बहुत मुद्दत से इस पर अपनी जंगी मशकें कर रखी हैं और तैयारी कर रखी है कि अगर इसे बंद करना है तो कैसे करना है। मुश्किल होगा, मैं ये नहीं कह रहा नामुमकिन होगा बाकी दुनिया के लिए इसको खुलवाना, लेकिन बहुत मुश्किल होगा क्योंकि ईरान की बहुत तगड़ी प्रेजेंस है। और मैंने जैसे आपको कहा कि ये बहुत ही कम पट्टी है चौड़ी। अगर आप फौजी ठिकानों पर हमला कर भी लें तो जो छाता बरदार आप फोर्सेस होती हैं या आप छोटी छोटी टोलियों में ईरान अपने फ़ौजियों को डिवाइड कर सकता है। तो आप ज़रा समझ लीजिए कि अगर ये सिर्फ़ और सिर्फ 39 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है तो कैसे वहाँ से बहरी जहाज़ जो हैं वो गुजरेंगे। ये भी ज़हन में रखिएगा कि आना भी है बहरी जहाज़ों ने और जाना भी है, दोनों तरफ की ट्रैफिक है और लंबी लाइनें लगती हैं। 2 किलोमीटर का तो बीच में 2 माइल का तकरीबन कोई 3 से 4 किलोमीटर का तो ऐसा रास्ता है जहाँ पर जहाज़ एक दूसरे के पीछे चढ़े होते हैं। मतलब कि बहुत ही तंग वो जगह है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है जो ऑयल प्रोडक्ट्स को लेकर जाने वाले जहाज़ हैं। अब ज़रा आगे चलते हैं। ये तो ईरान का मामला है। इसमें यह भी जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान का 70% तेल, जी हाँ, जो पाकिस्तान को 70% तेल है पाकिस्तान के टोटल तेल में से, वो 70% आबनाए हरमज़ में से ही आता है। तो पाकिस्तान पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। अब ज़रा आगे चलते हैं। आज सुबह
अब से कोई दो घंटे पहले अमेरिका वक्त के मुताबिक जो बल्कि 4 घंटे पहले अब से अमेरिका के अंदर जो पेंटागन में एक प्रेस ब्रीफिंग दी गई अमेरिकी जनरल्स ने और अमेरिकी वज़ीर दिफा ने ये प्रेस ब्रीफिंग दी, जिसमें उन्होंने कहा कि जो हमने हमला किया है उसमें ईरान का कितना नुकसान हुआ है उसका हम जायज़ा ले रहे हैं। ये उन्होंने कहा कि अभी हमें नहीं पता कि नुकसान कितना हुआ है, हम उस नुकसान का जायज़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ सदर ट्रंप तो ये पहले ही अब से कोई तकरीबन आप ये कह लीजिए कि कोई 15 घंटे पहले ही ये दावा कर चुके हैं कि हमने उन एटमी सेंटर्स को मुकम्मल तबाह कर दिया। अब अगर अभी तक जायज़ा ले रहे हैं तो फिर मुकम्मल तबाह कैसे कर दिया कल 15 घंटे पहले? अगर मुकम्मल तबाह कर दिया तो फिर जायज़ा क्यों ले रहे हैं? तो इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा, ये बीबीसी कह रहा है। बीबीसी ने भी इस पर रिपोर्ट लिखी है कि इसमें तो बहुत बड़ा तजाद है। अगर ये मुकम्मल तबाह कर दिया तो फिर जायज़ा किस चीज़ का लिया जा रहा है? और अगर जायज़ा लिया जा रहा है तो सदर ट्रंप ने यह दावा पहले ही वक्त से पहले क्यों कर दिया? और बीबीसी ये भी कह रहा है कि इसमें जो बम्बार तैयारों के रास्तों की तस्वीर कि किस रास्ते से गए, किस रास्ते से आए, वो तस्वीर जारी की गई हैं। नीचे तबाही के कोई सबूत जो है वो जारी नहीं किए गए। तो बीबीसी इसके ऊपर बड़े स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन रेज कर रहा है कि वाकई नीचे कुछ तबाह हुआ है कि नहीं। अब सदर ट्रंप की जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि आज इतवार है अमेरिका के अंदर, तो आज सारा दिन जो सदर ट्रंप की टीम के मेन लोग हैं, मेन प्लेयर्स हैं, वो सारे के सारे अमेरिकी टेलीविजन के डिफरेंट जो टॉक शोज़ होंगे, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, उसमें शिरकत करेंगे। और लग ये रहा है कि सदर ट्रंप जो हैं वो हमलों से ज़्यादा बयानिए के ऊपर फिक्रमंद हैं और वो अमेरिका के अंदर अपना बयानिया बनाना चाहते हैं। हमलों ने वहाँ तबाही की है या नहीं, लेकिन वो यहाँ पर तबाही के दावे करके ज़्यादा कुछ समेटना चाहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मोदी ने इंडिया में किया, हालिया झड़पें जो लगीं, कभी उसने संदूर बांटने शुरू कर दिए, कभी झंडे, और दूसरी तरफ हमारे DGISPR साहब भी कॉलेज कॉलेज यूनिवर्सिटी फिरे। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि आज की दुनिया में ये बयानिए की जंग कितनी इंपॉर्टेंट है। कौन मुल्क जंग जीतता है? कहते हैं जंग में सबसे पहला कत्ल जो होता है वो सच का होता है। तो हर जंग में, हर कॉन्फ्लिक्ट में आपको सबका अपना अपना सच नज़र आता है। अब ये तो अमेरिकी सदर की स्ट्रेटजी होगी, अमेरिका की स्ट्रेटजी होगी। पेंटागन में बैठ के उन्होंने कहा कि हमने हमले किए हैं लेकिन हमें अभी तक क्या नुकसान हुआ उसका पता नहीं, हम उसका हिसाब किताब लगा रहे हैं। सदर कहते हैं मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी। अब ईरान की बारी है। ईरान ने कहा है कि जो फैसिलिटी है उनकी न्यूक्लियर, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मुश्किल फैसिलिटी है, हम पहले भी आपको मुकम्मल एक वीलॉग कर चुके हैं, अगर नहीं तो उसको देख लीजिए। तीसरा चौथा पिछला वीलॉग होगा, उसमें फ़र्दों के ऊपर हमने डिटेल से बात की थी। अब ईरानी मीडिया कह रहा है, ईरानी गवर्नमेंट ऑफिशियली इस पर खामोश है और उन्हें खामोश ही रहना चाहिए, उनका इंटरेस्ट भी इसी में है। ईरानी मीडिया कह रहा है कि जो फ़र्दों फैसिलिटी है वो बिल्कुल महफूज है, वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। उसके सिर्फ दाखिली और ख़ारजी रास्ते, जो टनल है ज़ाहिर है क्योंकि ज़मीन के अंदर जाना है, उसका जो मुंह है टनल्स का, वो तबाही हुई है। और ये पहले ही, ये ईरानी मीडिया तो अब कह रहा है, मगरिब के अंदर जो संजीदा तजिया निगार थे वो ये पहले ही कह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा गुजरने अंदर और बाहर जाने वाले जो टनल हैं उनके शुरू के हिस्से को तबाह किया जा सकता है, जिसे ईरान चंद दिनों या हफ्तों के अंदर उसे खोद के दोबारा सब कुछ अपना दुरुस्त कर लेगा और अंदर अपनी फैसिलिटी में काम शुरू कर देगा। अब आप खुद ज़रा गौर कर लीजिए कि एक तरफ सदर ट्रंप कह रहे हैं मुकम्मल हमने तबाही कर दी है, दूसरी तरफ पेंटागन में जो ब्रीफिंग है, बीबीसी कह रहा है उसमें कोई सबूत नहीं दिए गए। पेंटागन कह रहा है हम इसका अभी असेसमेंट कर रहे हैं। ईरान कह रहा है कि ईरानी मीडिया बता रहा है कि बिल्कुल महफूज है, सिर्फ रास्ता जो अंदर जाने का है, वो बाहर से दरवाज़ा उसका या टनल जो है वो शुरू का कुछ हिस्सा जो है वो तबाह हुआ है। अच्छा, अब ज़रा इससे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो अब कई तरह से जस्टिफाई हो रही है कि क्या ईरान के पास जो वहाँ पर एटमी मवाद था वो कंप्रोमाइज़ हो गया, वो ख़राब हो गया। जो इंटरनेशनल एजेंसी है जो एटॉमिक के मामलात को देखती है, उसने कहा है कि कोई ताबकारी का अखराज नहीं हुआ। अमेरिका भी यही कह रहा है, रूस भी यही कह रहा है, इंटरनेशनल एजेंसी भी कह रही है। अब अगर ताबकारी का अखराज नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियर जो मवाद है वो इंटैक्ट है या उसके ऊपर इस हमले ने कोई छेड़छाड़ नहीं की। अब हम नहीं, ये वॉशिंगटन पोस्ट एक स्टोरी कर रहा है जो अमेरिकी बड़ा मोतबर अखबार है, और वो कह रहा है कि ईरान ने जो इनरिच्ड अफसोदा यूरेनियम था उसको वहाँ से निकाल लिया हुआ है। और वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि 2 रोज़ पहले इसको निकाला गया है और जो ये फर्दो फैसिलिटी थी उस पर अमेरिकी हमले से 2 रोज़ कबल ट्रकों की लाइनें लगी हुई थी, ट्रक ही ट्रक थे। और मगरबी जो एजेंसीज़ हैं वो कहती हैं कि ईरान के पास 5,500 किलोग्राम जो है वो यूरेनियम, इनरिच्ड यूरेनियम था। अब हो सकता है कई गुना ज़्यादा हो, लेकिन ये तो कम अज़ कम इनका दावा है, ये भी हो सकता है कम हो। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट अब ये कह रहा है कि वहाँ पर ट्रकों की गैर मामूली नकलो हरकत जो थी उससे लगता है कि वहाँ से यूरेनियम निकाल लिया गया है। अब अगर वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी देखें, ईरान का अभी तक कॉन्फिडेंस और उनके मीडिया की खबरें देखें,
इंटरनेशनल एटमी एजेंसी जो है और रूस और अमेरिका का ये कहना कि ताबकारी का अखराज नहीं हुआ, इन सबको इकट्ठा करें तो ये समझ आती है कि अभी तक ईरान के पास जितना भी एटमी मवाद है उस तक अमेरिका का कोई बम नहीं पहुंच सका। वो बिल्कुल मौसर है और महफूज है। ईरान उसको महफूज बनाने में अभी तक कामयाब है। आगे क्या होता है वो आपके सामने रखेंगे। अब ज़रा कुछ और इन्फॉर्मेशन भी हमारे सामने आ रही है, और वो इन्फॉर्मेशन ये आ रही है कि ये जो हमले हुए हैं, और ये दोबारा हम नहीं कह रहे, ये दी अटलांटिक ने स्टोरी रन की है। अगेन अमेरिका का एक मोतबर जरीदा है, उन्होंने ये स्टोरी रन की है और उन्होंने ये कहा है कि ट्रंप ने बुध के रोज़ इजलास में ये फैसला किया। बुध की शाम को उन्होंने ये फैसला किया कि उन्होंने ये हमले करने हैं, और जुमेरात को मुज़ाकरात की गुंजाइश का बयान सोचा समझा फरेब और धोखाधड़ी थी। तो ये कह रहे हैं कि बुध की शाम को उन्होंने फैसला कर लिया। जुमेरात को जो सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि अभी 2 हफ्ते लगाएंगे, आपको याद होगा सदर ट्रंप ने कहा था कि 2 हफ्ते में मैं फैसला करूंगा। जब हमने ये आपको खबर दी थी कि फील्ड मार्शल साहब से मुलाकात के बाद सदर ने स्केड्यूल दे दिया, और अब वो किसी भी वक्त, और याद कीजिए मैंने ये भी जुमला कहा था कि ये 2 हफ्ते का जो वक्त है ये आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अक्सर सदर ट्रंप कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं। तो उसी वक्त आपको बताया था कि 2 हफ्ते का मतलब 2 हफ्ते नहीं। और साथ ही याद कीजिए मैंने आपको ये बताया था कि अमेरिका में अगर किसी चीज़ के आने का होने का आपने हिसाब लगाना हो तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देखिए, वहाँ की बैंक्स को, स्टॉक एक्सचेंज को, जो फाइनेंशियल इदारे हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जैसे आंधी आने से पहले परिंदों का बिहेवियर बदल जाता है, बर्ड्स का, बिल्कुल ऐसे ही अमेरिका में अगर कोई बड़ा काम होने जा रहा हो तो स्टॉक एक्सचेंज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। ये हमने इसलिए आपको बताया था कि जुमेरात और जुमे को जो स्टॉक एक्सचेंज थी, हालांकि सदर ट्रंप ने बहुत मुस्बत बयान दिया था कि अभी जंग नहीं हो रही, उसके बावजूद वो कोलैप्स कर गई थी और बिल्कुल सिंक हो गई थी। इन मामलात के अंदर उस दिन हमने आपको एनालिसिस किया था कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। फिर परसों हमने आपको बताया कि 2 या 3 जो B-2 बॉम्बर हैं वो मिजूरी से उड़े। अब जब हमें पता था तो मैं पहले भी कह रहा हूँ, ईरान को भी पता होगा, तो उससे जो वाशिंगटन पोस्ट की स्टोरी है वो इंटैक्ट होती है और समझ आती है कि क्यों ईरान ने अपना यूरेनियम वहाँ से मूव कर दिया होगा। लेकिन ये जो दी अटलांटिक की स्टोरी है ये बड़ी अहम है, आपके लिए बड़ी अहम है। आप कहेंगे इसमें क्या अहमियत है कि बुध को उन्होंने फैसला किया है, जुमेरात को या जुमे को, हमें इससे क्या? नहीं, ये बहुत अहमियत की हामिल है, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए। याद कीजिए बुध वाले दिन ही हमारे फील्ड मार्शल साहब ने उनके साथ लैम्ब शैंक्स खाई थी। जी हाँ, ये बुध वाले दिन हुआ था। बुध की दोपहर को 1 बजे फील्ड मार्शल साहब उनको मिले थे और उसी शाम उन्होंने हमले का फैसला कर लिया था। ये मैं नहीं कह रहा, अटलांटिक कह रही। जाहिर है अटलांटिक ने ये तो नहीं कहा कि फील्ड मार्शल के साथ उस दिन बकरे की चांपें खाई थी और उसके बाद, ये वाला जुमला तो मैं ऐड कर रहा हूँ, लेकिन दी अटलांटिक कह रहा है कि ये फैसला बुध की शाम को हुआ था और हमने आपको ये बात जुमेरात को कही थी कि उनकी मुलाकात के बाद स्केड्यूल दिया है। तो अब जो तज्जिया माड़ा चंगा हमने किया था वो दी अटलांटिक की जो स्टोरी है उसको प्रूव कर रही है कि सदर ट्रंप रुके हुए थे इस इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जो उनकी फील्ड मार्शल साहब के साथ हुई, और इस मीटिंग के फ़ौरन बाद घंटों के अंदर अंदर उन्होंने हमले का फैसला कर दिया या हमले का डिसीजन कर दिया। अब इसमें फील्ड मार्शल साहब से उनकी क्या बात हुई, हमारी तरफ से कोई उन्हें मदद दी गई या कोई प्रॉमिस किया गया, या उन्हें हमारी को मदद दरकार थी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। या हमने इनकार कर दिया मदद से, ये भी हमें नहीं पता। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि हमारे साथ मीटिंग के बाद उन्होंने ये फैसला क्यों किया। फैसला तो वो पहले भी कर सकते थे। याद कीजिए वो छोड़ के आए थे G7 और वो फैसला कर सकते थे उधर ही उसी दिन ही, मंगल वाले दिन ही, लेकिन उन्होंने वेट किया पहले हमारे फील्ड मार्शल साहब से मिलने। और ये मीटिंग याद कीजिए जो 45 मिनट की थी, ये कोई 2 घंटे तक गई, लंबी हुई मीटिंग। तो क्या डिस्कस हुआ, क्या अहदो पैमा हुए जिसके बाद सदर ट्रंप ने ये फैसला किया, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ और आने वाले वक्त पर छोड़ता हूँ, क्योंकि वक्त ने सच को हमेशा ऊपर लेके आना होता है, सच कभी छुपता नहीं है। अब ज़रा आगे चलते हैं। ABC न्यूज़ अमेरिका का कहता है कि ये जो हमले की तैयारी है ये इसराइल और अमेरिका ने 1 साल से कर रखी थी। मतलब ये कोई नहीं कि ये अचानक हो गई और सदर ट्रंप ने इसका फैसला कर दिया या फलाने ने कर दिया। ये तैयारी बहुत देर से कर रहे थे, लेकिन जाहिर है इर्द गिर्द के जो प्लेयर्स थे उनको कॉन्फिडेंस में लेना था, किसी का एतमाद हासिल करना था, किसी की मदद लेनी थी। तो ये सारी जो निगोसिएशंस थी इर्द गिर्द के मुल्कों के साथ, उसकी वजह से वो रुके हुए थे। ये अब जो ABC न्यूज़ की स्टोरी है वो यहाँ पर ये कहती है। अब आगे चलते हैं ज़रा। जैसे ही फील्ड मार्शल साहब वहाँ से मिलकर निकले तो बहुत सारे जो जर्नैली टाउट सहाफ़ी हैं उन्होंने पाकिस्तान में ये बयानियाँ दिया। और जब वो बयानियाँ देते हैं तो ये जहन में रखिएगा कि वो अपनी मर्ज़ी से बयानियाँ नहीं देते। उनको कोई कर्नल साहब, कोई ब्रिगेडियर साहब कहते हैं तो वो बयानियाँ देते हैं। उन्होंने ये बयानियाँ दिया कि जनरल साहब ने सदर ट्रंप को ये कहा है कि मैं सालसी करवाता हूँ, आप हमला मत करें, मैं ये मामला जो हैं ये सेट करवा दूंगा, मतलब मैं बातचीत करता हूँ।
ये आपको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ, नहीं, वाकई पाकिस्तान के अंदर जो जर्नैली टाउट सहाफ़ी थे, जो यूजुअली ISPR का जो बयानिया होता है उसे अपने अल्फाज में बयान करते हैं, उनमें से कईयों ने ये क्लेम किया कि जो फील्ड मार्शल साहब हैं उन्होंने सदर ट्रंप को राज़ी किया है कि बातचीत से मामला हल करते हैं, हमला नहीं करना। और हकीकत दी अटलांटिक बता रही है कि मुलाकात के फ़ौरन बाद सदर ट्रंप ने इस चीज़ का हुक्म दे दिया कि हमला करना है। अब हमने कितना राज़ी किया कितना नहीं, वो तो उस दिन तो चले कह सकते थे, आज तो वो सब कुछ नज़र आ गया। अगली खबर पर चलते हैं, पाकिस्तान के अंदर अब क्या हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने मुलाकात की है कराची में। मुख्तलिफ मज़ाहब और समाजी हलकों से उन्होंने मुलाकात की है। ज़ाहिर है ईरान के मामले के ऊपर वो बहुत संजीदा कोशिश कर रहे हैं कि मौलवी हज़रात को कॉन्फिडेंस में लिए रखा जाए, कहीं भी इसमें से बाहर ना निकलने दिया जाए। और उन्होंने साथ आज के दिन में ऐलान किया कि जहाद का ऐलान सिर्फ रियासत कर सकती है, किसी फ़र्द या ग्रोह को ये इख्तियार हासिल नहीं है। आपको पता है पहले मजहबी जो तंजीमें हैं वो अफ़गानिस्तान के बारे में जहाद का ऐलान कर देती थी। अब ईरान के साथ भी लोगों की गहरी मजहबी लगाव है, स्पेशली जो शिया हजरात हैं उनका तो बहुत, और वो भी जहाद का ऐलान कर सकते हैं। तो इस सूरत में DG ISPR साहब ने दोबारा याद करवाया है ऐन मुनासिब वक्त पर उलमा और मशाइख के साथ मुलाकात करने के बाद कि रियासत का सिर्फ हक है जहाद डिक्लेयर करने का, आपका नहीं, इससे बाहर रहें, इस तरफ आप लोगों ने नहीं जाना। तो ये उनकी आज की कावश है, इस पर हम कोई तज्जिया नहीं करते, आप पे छोड़ते हैं, आप इसको क्या समझते हैं। इसहाक डार साहब बहुत बुरे फंसे हैं। पाकिस्तान ने परसों ही ऐलान किया था नोबेल पीस प्राइज़ देने का, या शायद कल किया था, और आज पता चला है कि वो ख़त पाकिस्तान से रवाना हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की भी बदकिस्मती देखिए कि एक तरफ सदर ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ देने का जो दस्तखत करके ख़त भेजा जा रहा है, और उसी दिन पाकिस्तान से मजम्मत जारी की जा रही है, जिस पर मेरा ख्याल अमेरिका का नाम डायरेक्टली पाकिस्तान ने नहीं लिया। पाकिस्तान ने हमला अमेरिका ने किया, लेकिन पाकिस्तान ने मजम्मत जो है वो इसराइल की ही की है। आप दुरुस्त कह रहे हैं, पाकिस्तान ने मजम्मत इसराइल की है, हमला अमेरिका ने किया है। और अमेरिकी सदर को हम नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं, वही इसहाक डार अपने दस्तखतों से ये काम कर रहे हैं, और वही इसहाक डार जो हैं वो मजम्मत कर रहे हैं इसराइल के हमले की। वैसे इतनी कालक हमारे मुंह पे मली जानी थी, ये तो हमने कभी सोचा नहीं होगा। आप ज़रा गौर कीजिए, एक तरफ ईरान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास चाहता है न्यूयॉर्क में, पाकिस्तान कहता है होना चाहिए इजलास। दूसरी तरफ पाकिस्तान सदर ट्रंप को नॉमिनेट करता है नोबेल पीस प्राइज़ के लिए ऐन उस दिन, क्योंकि नॉमिनेट तो एक दिन पहले किया लेकिन दस्तखत करके खाता आज निकला है, तो ऐन उस दिन जिस दिन सदर ट्रंप जो है वो हमला कर चुके हैं। अब इससे ज़्यादा, मैंने उस दिन आपको कहा था, आप जाहिर है जब नाउमीदी होती है तो लोग उम्मीद की बात या पॉजिटिव बात, मुस्बत बात, आप नहीं मेरे से भी, हम सब भी सुनना ज़रा मुश्किल होती है। मैंने आपको उसी दिन कहा था कि अब पतंग जितनी ऊंची जानी थी चली गई है, अब इसका डाउनफॉल है। जन साहब ने अपने पत्ते जितने खेलने थे खेल दिए। अब इस ईरान वाले मामले में जो भी होगा, ईरान में जंग होगी या नहीं होगी, ईरान में हमारे अड्डे इस्तेमाल होंगे या नहीं होंगे, दोनों सूरतों में नुकसान जन साहब को होगा। ये देख लीजिए, अभी जंग शुरू हुई है तो जो नोबेल प्राइज़ है वो सदर ट्रंप को मिलना है कि नहीं मिलना, जन साहब और मौजूदा रजीम के खाते में वो पड़ गया है। अब वो इस खाते से जान छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, वो आपको बताता हूँ। लेकिन मैं सबसे पहले उस मुलाकात के अंदर क्या बात हुई थी वो सिर्फ पढ़ के बता देता हूँ। सदर ट्रंप ने कहा था दे नो ईरान वेरी वेल। उन्होंने फील्ड मार्शल साहब के हिसाब से ये बात की थी मिलने के बाद। दे नो ईरान वेरी वेल बेटर देन मोस्ट एंड दे आर नॉट हैप्पी अबाउट व्हाट्स हैपनिंग। ये बहुत भारी जुमला था। दे आर नॉट हैप्पी अबाउट व्हाट्स हैपनिंग, इट्स नॉट दैट दे आर बैड विद इजराइल। ये भी बहुत भारी जुमला है। दे नो बोथ एक्चुअली बट प्रोबेबली दे नो ईरान बेटर। दे सी व्हाट्स गोइंग ऑन एंड ही अग्रीड विद मी। ये भी बहुत, आखिरी जुमला भी बहुत भारी है, ही अग्रीड विद मी। ये डोनाल्ड जे ट्रंप साहब ने ये कहा था, और उसके बाद क्या कुछ हुआ है वो आपके सामने है। आप पर छोड़ता हूँ इसको। दूसरी बात आपको मैं क्विकली बता दूँ, ये मैं आखिर पर बताता हूँ आपको कि अब फौरी तौर पर हमारे जनरल साहबान ने इसकी, ये जो नुकसान हो रहा है रजीम में और उनको नोबेल प्राइज़ का, उसकी एक हंगामी स्ट्रेटजी क्या बनाई है वो आपको बताता हूँ। लेकिन पहले ये बता दूँ कि एक तरफ ये सब बयानिया चल रहा है, दूसरी तरफ ईरान ने रिस्पॉन्ड किया है और अपना जो मोस्ट मॉडर्न उनके पास मिसाइल्स हैं उसके साथ उन्होंने वापस इसराइल के ऊपर हमला किया है। ये हमला थोड़ा मुख्तलिफ था क्योंकि पहली दफ़ा हाइफा के अंदर एक जाकर मिसाइल गिरा है कि सायरन भी नहीं बजा, उनका जो सिस्टम था वो अब कोलैप्स कर गया, काम नहीं कर रहा। तेल अवीव में तो सायरन बजे, उसके बावजूद वहाँ पर बिल्डिंग्स की तबाही हुई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने अपने जो मॉडर्न अब मिसाइल्स हैं वो इस्तेमाल करने शुरू किए हैं। और हाइफा में जो मिसाइल गिरा है उससे तो सायरन भी नहीं बजा। तो अब इसराइल के अंदर इसका कितना खौफ है आने वाले दिनों में,
वो अब उसकी एक्सप्लेनेशन से भी वो चीज़ बाहर है कि ईरान क्या करेगा। आबनाए हरमज़ तो एक चीज़ है, उसके साथ साथ इसराइल पर किस तरह के मिसाइल फेंकेगा, सब कुछ क्या होगा, ये अब एक परमानेंट डेंजर वहाँ पर जो है वो शुरू हो गया। अब मैं बताता हूँ कि इस सब चीज़ को रोकने के लिए इस तरफ क्या किया गया है। इस तरफ यह किया गया है कि अब जाहिर है सारे लोग नोबेल पीस प्राइज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, सदर ट्रंप की बात कर रहे हैं। ईरान एक हमसाया इस्लामी मुल्क है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि 20 से 35% के दरमियान मुतआद बातें हैं कि इतनी शिया पॉपुलेशन है पाकिस्तान में, उन सब की